हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2018, जिसमें अभी तक हमने 1 to 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। 1 to 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो के सॉल्यूशन को देखिए, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 68 to 80 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा 72 वाला क्वेश्चन स्किप हो गया था। 72 वाला क्वेश्चन स्किप हो गया था। पीडीएफ में तो था ये, बट इसकी भोगड़ा इसको कोई नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे इसको। आज लेक्चर के लास्ट में 72 वाले क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 to 90 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 to 90 क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और लेक्चर के एंड तक बने रहें, क्योंकि जो यह सीरीज़ चलाई जा रही है हमारे प्रवक्ता के लिए है। और प्रवक्ता के साथ साथ यह नीट, जेई, EMRS, उत्तराखंड LT जो कि अभी नवंबर में पोस्ट आने वाले हैं, और KVS और NBS, DSSB, इन सभी के लिए ऑल कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रवक्ता को टारगेट करते हुए यह सीरीज़ बनाई गई है। आप सभी लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू। डाइनाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज इनिवेटर इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, हाँ, डाइनाइट्रोबेंजीन का यूज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में एज ए इनिवेटर यूज होता है, एज ए इनिवेटर यूज होता है। और ऑक्सीजन डज नॉट इंटरफेरेंस इन द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ऑक्सीजन का इंटरफेरेंस होता है, अगर ऑक्सीजन ही रिएक्शन में नहीं होगी तो रिएक्शन की वजह हमारी स्टॉप हो जाएगी। और वो ऑक्सीजन किसी भी रिएक्शन के लिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हमारा गलत है। ऑक्सीजन इज नॉट लिखा है यहाँ पे। ऑक्सीजन जो कि रिक्वायरमेंट उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ऑक्सीजन। उसके बाद लिखा हमारा, लिविंग पॉलीमर आर प्रोड्यूस्ड बाय अनायनिक पॉलीमराइजेशन। लिविंग पॉलीमर आर प्रोड्यूस्ड बाय अनायनिक पॉलीमराइजेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अनायनिक पॉलीमराइजेशन से ही प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हमारा, केमिकल फार्मूला ऑफ नाइलॉन एंड प्रोटीन आर समवट सिमिलर। क्योंकि जो नाइलॉन है उसमें भी हमारा एमाइड ग्रुप होता है, NHCO, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O NH, इसमें भी हमारा पेप्टाइड लिंकेज होता है जो नाइलॉन होता है नाइलॉन में। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं हमारे एमिनो एसिड से। तो एमिनो एसिड जैसे यहाँ पे हमारा ग्लाइसिन CH2, इसके इस साइड NH2 और C डबल बॉन्ड OH। जब हम इसके साथ एक और अमीनो एसिड को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखो प्लस H NH CH2 COOH, तो यहाँ से देखो H2O रिमूव होगा तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH और CH2 C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे भी देखो हमारा C डबल बॉन्ड O NH ग्रुप हमें ऑप्टेंड हो रहा है। इस ग्रुप को बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। C डबल बॉन्ड O और NH लिंकेज को बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पे देखो जो नाइलॉन है उसमें भी हमारा पेप्टाइड लिंक, जो नाइलॉन 6 है उसमें भी हमारा एमाइड लिंकेज होता है, और एमाइड ग्रुप यानी पेप्टाइड लिंकेज होता है। और जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बने होते हैं हमारे एमिनो एसिड से। तो उसमें भी हमारा एमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O NH, इसको बोलते हैं हम एमाइड ग्रुप। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है हमारा? ऑप्शन नंबर B। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मनी फंडामेंटल वाइब्रेशन CO2 एंड H2O मॉलिक्यूल विल हैव। हमको बताना है कि जो CO2 और H2 है उसमें कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन नोड होते हैं। CO2, इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशन नोड को निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे लीनर मॉलिक्यूल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, लीनर मॉलिक्यूल, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 3n-5। जो हमारा CO2 है उसकी जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर हमारा लीनियर। तो यहाँ पे देखो हमको बताना है कि इसमें टोटल कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन होते हैं। और जो यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मूले में, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ एटम। तो CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हमारे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इंटू टोटल एटम कितने हमारे 3 माइनस 5। तो 3 इंटू 3 9 माइनस 5, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4।
4, ऑप्शन कौन से है हमें 4, एक तो फर्स्ट में एक सेकंड में, ऑप्शन 3 और थर्ड और फोर्थ तो नहीं है हमारे। और ये तो था हमारे लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, जैसे CO2 है एक ही लीनियर मॉलिक्यूल होता है। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा 3n-6। यहाँ पे n क्या है, n है हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम। और जो H2 है इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है हमारा बेंट, यानी नॉन लीनियर यानी अनसिमेट्रिकल होता है। एक ऐसा होता है हमारा अनसिमेट्रिकल यानी नॉन लीनियर। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा नॉन लीनियर वाला, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा 3n-6। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं H2O में 3, तो 3 × 3-6, तो ये हो गया 9-6, और ये हो गया हमारा टोटल 3। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा LT के एग्जाम में भी आया था, वहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था, आप सभी लोग वहाँ भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कितने आ रहे हैं टोटल हमारे, CO2 में आ रहा है हमारा 4 और H2O में आ रहा है हमारा 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। आप इन फॉर्मूले को नोट करिए, लीनियर के लिए अलग है और नॉन लीनियर के लिए अलग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हैज़ बीन यूज्ड फॉर। जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है इसका यूज हम कटायन और अनायन के सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारे वाटर में हार्डनेस होती है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, और डीमिनरलाइजेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने, देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में, डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर। ये रिमूवल ऑफ हार्डनेस फ्रॉम वाटर, इसको हम हाइड्रोजन वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे लिखा हमारा सेपरेशन ऑफ आयन इन मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ आयन इन मिक्सचर। तो आयन एक्सचेंज का यूज हम सभी के लिए करते हैं, डीमिनरलाइजेशन के लिए भी करते हैं, और वाटर के हार्डनेस को रिमूव के लिए भी करते हैं, और जो हमारे कटायन और अनायन है मिक्सचर में उनके सेपरेशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्टेटमेंट है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए माइनर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। जो कि ये ऑप्शन सरासर गलत है, क्योंकि देखो जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस होती है वही हमारी CO2 होती है। इसका ये हमारी 60% पाई जाती है, ये हमारी 60% पाई जाती है। और यहाँ पे लिखा हमारा माइनर, यहाँ पे अगर मैक्सिमम लिखा होता तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही था। उसके बाद लिखा हमारा, देखो देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन ओजोन होल एंड CFC। ये भी ऑप्शन क्या हमारा गलत है, क्योंकि जो ओजोन होल है उसमें क्या होता है, हमारे जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करते हैं। तभी तो वहाँ पे जो ओजोन लेयर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करते हैं, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करते हैं, तभी ये क्या है ओजोन में होल करते हैं। और जो CFC, इसका मेन कारण क्या होता है, हमारा जो हमारे फ्रिज हैं, एंटी फ्रीजर हैं, जो AC वगैरह, ये क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोन गैस रिलीज करते हैं और सीधे हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हमारा गलत है। उसके बाद लिखा हमारा, देखो इफ़ द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। ये क्या हमारा सही है। और उसके बाद लिखा हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। N2O, नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या होती है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा होता है हमारे CO2, उसके बाद CH4, N2O, और कौन सी गैसें होती हैं इसमें। तो आइए आप डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इंटरफेरेंस यानी रेफरेंस इन NMR। NMR में कौन से कंपाउंड को हम रेफरेंस के टर्म में यूज़ करते हैं, इंटरनल रेफरेंस के टर्म में यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक टर्म होता है हमारा TMS, उसको बोलते हैं हम टेट्रा मिथाइल सिलाइन। टेट्रा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा CH3SI, इसको बोलते हैं हम टेट्रा मिथाइल सिलेन। टेट्रा मिथाइल सिलेन को ही हम NMR में एज ए इंटरनल रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा 86 वाला।
द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकटाइन, द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकटाइन यानी कार्बोअनाइन कौन सा है हमारा, क्योंकि हमने एसएन1 रिएक्शन में डिस्कस किया था कि जो हमारी एसएन1 रिएक्शन है वो कार्बोकटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है। तो कार्बोकटाइन में सबसे मोस्ट स्टेबल होता है हमारा 3 डिग्री, उसके बाद होता है हमारा 1 डिग्री, उसके बाद होता है हमारा 1, सबसे मोस्ट स्टेबल होता है हमारा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, उसके बाद आर ग्रुप सबसे लेस स्टेबल होता है। और हमको यहाँ पे बताना है तो सबसे लेस स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये वाले कार्बोकटाइन की डिग्री क्या है हमारी, जो ये वाला कार्बन है कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, 1 और 2, इसकी डिग्री होगी हमारी 2 डिग्री। उसके बाद ये वाला कार्बन देखो इसकी डिग्री क्या है हमारी 1 2 3, इसकी डिग्री होगी हमारी 3 डिग्री। और इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है हमारी, इस वाले कार्बन की डिग्री हमारी 1 डिग्री। और इस वाले कार्बन की डिग्री क्या है हमारी, इस वाले कार्बन की डिग्री भी हमारी 1 डिग्री। तो यहाँ पे बताना है देखो, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब हमको बताना है कि कौन सा अनस्टेबल यानी लीस्ट स्टेबल होगा। सबसे मोस्ट स्टेबल होता है हमारा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद आर ग्रुप। तो यहाँ पे आर ग्रुप जितना भारी होगा, आर ग्रुप यानी जितना भारी होगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा कार्बोकटाइन को, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। यहाँ पे CH3 CH2 है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तभी एक CH2 प्लस हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। और जो CH3 CH2 है ये इसके कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा हमारा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है हमारा, सबसे मोस्ट स्टेबल होता है हमारा बी वाला। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज ऑल द कार्बन बॉन्ड ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ इज। हमको बताना है कि कौन से ऑप्शन में कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ सेम होती है। जैसे बेंजीन है, देखो बेंजीन में क्या होता है, देखो सभी कार्बन कितने होते हैं, जितने भी हमारे 6 कार्बन है ये क्या होते हैं हमारे sp2 हाइब्रिडाइड होते हैं। और ये सभी क्या होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे जो भी हमारे रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है क्या होता है हमारे कॉन्जुगेट करते हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं यहाँ पे क्या होता है कॉन्जुगेशन पाया जाता है। तो सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है हमारी इक्वल होती है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। ये तो ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद आता है हमारा एन हेक्सेन यानी 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या होगी हमारी सभी कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ सेम होती है। उसके बाद हमारा साइक्लोहेक्सेन, यानी यहाँ पे देखो इसमें भी क्या होगा साइक्लोहेक्सेन में भी हमारा कार्बन और सभी कार्बन एटम के बीच, सभी कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी क्या होगी हमारी सेम होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। हमको ओनली कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ को बताना है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। हमको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है हमारा, न्यूक्लियस में होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज यानी यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल क्या हमारे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी उसमें क्या है पॉजिटिव चार्ज की कमी है, यानी वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होंगे, तभी तो उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में कैसा चार्ज होगा हमारा, न्यूक्लियोफाइल में होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। और एक होता है हमारा इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अपना अफेक्शन शो करते हैं। और जैसे न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं न्यूक्लियस के प्रति, यानी न्यूक्लियस के प्रति अफेक्शन को शो करते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल हो इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन को शो करते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल में क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होंगे, तभी तो हम उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं वो सब होते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि वो उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होते हैं। तो किसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं, वो जहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे सभी, वो हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा NU-
क्योंकि अगर यहाँ पे अब बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो होगा न्यूक्लियस लविंग किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को, तभी इसमें क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब बहुत से स्टूडेंट लगता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसमें इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज यानी नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव की ओर क्या होगा हमारा अट्रैक्ट होगा, यानी अफेक्शन शो करेगा, तभी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। हमको बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे हमारा BF3, तो BF3 में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और एक बार यहाँ पे नोट कर लेना, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रोफाइल है इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो यहाँ पे जो BF3 है ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंटी है। और ऑप्शन बी है, इसको देखो CH3MgBr, इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो यहाँ पे जो कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट होता है, और जो मेटल और ब्रोमीन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है हमारा आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे देखो जो मेटल है, मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और मेटल की कम होती है। तो कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और मेटल पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो CH3 है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जो CH3 है ये एक्ट कर रहा है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर B। और जो Cl2 और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो Br2 और FeBr3 है ये भी हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, जो न्यूक्लियोफाइल है, ऑप्शन नंबर B। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द बेसिक स्ट्रेंथ वेरीज इन ऑर्डर। हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, CH3 CH2 सिग्मा, और CH2 CH सिग्मा, और HC ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारा sp में, उसके बाद होता है हमारा sp2 में, उसके बाद होता है हमारा sp3 में। मोर द एस करेक्टर हमारा जितना ज़्यादा होता है उतनी क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा हमारा, उतनी ही ज़्यादा होती है। और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका हम अपोजिट क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, यानी जहाँ पे एस करेक्टर सबसे कम होगा वो होगा हमारा मोर बेसिक, यानी जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो भी हमारा मोर बेसिक, और एस करेक्टर क्या होना चाहिए हमारा, सबसे कम, यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम। यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा, इस कार्बन में हमारा किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे हमारी sp3, और यहाँ पे इस कार्बन में sp2, और इस कार्बन में sp। तो यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे sp3 है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर होता है वो होता है हमारा sp, यहाँ पे लिखा है मैंने देखो sp sp2 sp3। तो जहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है। बट हमको यहाँ पे बताना है बेसिक स्ट्रेंथ, हमको क्या बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या ऑर्डर रहता है, सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रहता है हमारा sp3 का, उसके बाद होता है हमारा sp2 का, उसके बाद होता है हमारा sp का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में ये हो गया हमारा sp3, यानी CH3 CH2 ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C क्या है, इसका राइट आंसर है। यहीं पे क्या हमारा, यहीं पे हमारा ए रिप्रेजेंटेशन है, sp3 sp2 और sp। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर C। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द रिएक्शन प्रोपीन। हमको यहाँ पे प्रोपीन की रिएक्शन करनी है। प्रोपीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड है CH2 Cl2, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 400 to 1600 डिग्री सेल्सियस। हमको यहाँ पे
क्लोरीनेशन करना है, हमको यहाँ पे क्लोरीनेशन करना है और हमको बताना है कि जब हम प्रोपीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड होते हैं। तो स्टूडेंट, हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम इस रिएक्शन का क्लोरीनेशन करते हैं, यानी प्रोपीन यानी तो यहाँ पे होता है हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सबसे पहले हमको ये पहचानना पड़ेगा कि एलाइलिक क्या होता है। एलाइलिक क्या होता है? देखो, एलाइलिक कार्बन होता है डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन, और जो भी उससे हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हाइड्रोजन। तो जब हमको टेम्परेचर हाई दिया जाता है या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिया जाता है तो वहाँ पे करते हैं हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में से क्या होता है? देखो, जो CH2 जो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन क्या होगा हमारा? सब्स्टिट्यूट होगा, तभी बोलते हैं हम उसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम? एलाइलिक। यहीं पे क्या होगा हमारा? सब्स्टिट्यूशन। जब हम रिएक्शन को हाई टेम्परेचर में करते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करते हैं तो वहाँ पे होता है हमारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से क्या होगा? एलाइलिक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, और वहाँ पे क्या ऐड होगा हमारा? वहाँ पे ऐड होता है हमारा Cl। ये रिएक्शन भी हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे होगा हमारा CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2 CH2। यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से जो एलाइलिक कार्बन है उससे जुड़े हुए एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया, यानी सब्स्टिट्यूट किया, और वहाँ पे क्लोरीन को ऐड किया। तो इसको बोलते हैं हम एलाइलिक क्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हमसे पूछता है कि अगर हमको ऑप्शन में दिया होता है CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसके रिएक्शन करते हैं यहाँ पे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 400 to 600 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे करते हैं हम विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन। विनाइल क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक, और जो भी उससे ग्रुप जुड़ा रहता है, जैसे यहाँ पे हेलोजन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा विनाइल, नहीं हाँ, इसको बोलते हैं हम विनाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे कार्बन होता है हमारा sp2 और यहाँ पे कार्बन होता है हमारा sp3। ठीक, आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कल छोड़ गया था। हमको बताना है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 Br। यहाँ पे हमको बताना है हाउ मनी स्टीरियो आइसोमर हमको यहाँ पे बताना है। स्टीरियो आइसोमर में हम क्या देखते हैं? स्टीरियो आइसोमर में हम दोनों को देखते हैं, एक तो होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में देखते हैं हम कायरल सेंटर, यानी कायरल सेंटर कितने हैं उसको वो देखते हैं हम, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के केस में देखते हैं हम कायरल सेंटर यहाँ पे, यानी कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में देखते हैं हम GI, यानी वहाँ पे कितने कंपाउंड GI शो कर रहे हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर हमारा कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता है तो उसका फार्मूला होता है हमारा 2 की पावर n। एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? कायरल सेंटर इन द केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डबल बॉन्ड, यानी वहाँ पे कितने GI जो कंपाउंड है वो कितने GI शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बताओ कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर जब हमारे कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। तो यहाँ पे देखो कार्बन, ये वाला हमारा कार्बन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन और CH3 Br और CH। तो यहाँ पे क्या हमारे 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो ये क्या हमारा कायरल सेंटर है। ठीक, और जो ये वाला कार्बन है यानी CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या कर रहा है? हमारा GI शो कर रहा है, ये हमारा GI शो कर रहा है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू टोटल कितनी हमारी? 2, एक एन यहाँ से आ गया, एक एन यहाँ से आ गया, एन की वैल्यू टोटल कितनी हमारी? 2। तो इसको जब हम इसमें रखेंगे, और ये कंपाउंड कैसा हमारा? अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मीन्स देखो, जो डबल बॉन्ड यानी कायरल सेंटर है उसके दोनों ओर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, तो उसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल।
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हमारी 2, तो 2 की पावर 2, तो टोटल कितने आ गए हमारे 4, 2 की पावर 2 यानी टोटल 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 81 to 90 क्वेश्चन डिस्कस किए, और अब हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे 91 to 100 क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा ये वाला पेपर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारा लेक्चर का एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें तो हमारे 200 क्वेश्चन हैं, उसमें हमारे 200 क्वेश्चन हैं, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिल रही है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।